पहले जो हमारे विद्यार्थी लोग हैं और हमारे गुरुजी हैं, हमारे सीनियर्स हैं और हमारे जो अ, उम, इस मीटिंग के जो सबसे ज़्यादा कदम रखा है शुभम जी के लिए, इन सबके लिए धन्यवाद जो इससे जुड़ रहे हैं। और मुझे भी ये आशा रहेगी कि मुझे भी आप लोगों से कुछ न कुछ प्रश्न उत्तरों के रूप में कुछ मिले, ताकि मैं कुछ आगे आपके प्रश्न उत्तरों का संहिताओं से निकाल कर आपको जवाब दे सकूँ। उससे मेरी भी एक इंटरेस्ट बढ़ता है कि कहीं से कोई क्वेश्चन आया है तो उसे बताना आवश्यक है और संहिताओं में वह है, क्योंकि संहिताओं में अगर नहीं होता तो वो क्वेश्चन ही उसके दिमाग में घुस। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। थोड़ी-सी किताब से सबसे पहले किताबी जो पढ़ते हैं उसको हम बता देते हैं कि आज का जो विषय है वो हमारा है उदावर्त है, अनाह है, ठीक है? और आजकल की भाषा में जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं वो है और आम क्या है वो है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए पहले तो थोड़ा-सा ब्रीफ में बता दूँ जहाँ-जहाँ हम लोग पढ़ते हैं वहाँ। तो उदावर्त का मतलब उदावर्त सुश्रुत ने शुरू किया था और सुश्रुत से शुरू होके सुश्रुत ने 2 प्रकार का उदावर्त बताया है। नंबर 1 जो उदावर्त है वो वेग अवरोधजन है। वेग अवरोधजन का मतलब जो हमारे वेग हैं, जो वेग धारणीय उदाहरणीय वेग है, वहाँ से शुरुआत होती है। और दूसरे प्रकार का जो उदावर्त है वो है हमारा अपथ निमित्त जन्य मतलब कोई भी पुरुष अपत्य का नियमित रूप से उसका मतलब कहना चाहिए आहार विहार का पालन करे, तो उसको सुश्रुत ने माना है। चरक जी ने अपने चिकित्सा स्थान के शायद 24 में चिकित्सा स्थान के छठे से अध्याय में छठे वाले अध्याय में इसका वर्णन किया है और उससे द्वितीय जो निमित्त आहार मतलब कहना चाहिए अपत्य निमित्त जन्य जो आहार है उसका वर्णन पूर्ण रूप से किया। अब ऐसी ही स्थिति हमारी भागवत और काश्यप संहिता की भी है। काश्यप संहिता में भी चरक को ही वो माना है। तो सबका एक मूल है कि आखिर मूल दोष उदावर्त में होता क्या है। तो तो सबका ये एक मत है कि मूल दोष जो उदावर्त में होता है वो वायु होती है, मल और वायु होती है। लेकिन इसका स्थान जो मूल दोष होता है वो मल और वायु होती है और वायु के कारण ही अनाह होता है। तो सबने माना है कि जो अनाह है, जो वातज अनाह है, वही हमारा वातज मलास्तव मतलब मलास्तव का मतलब कॉन्स्टिपेशन है। तो कॉन्स्टिपेशन पर ज्यादा हम एकदम फोकस कर देते हैं कि कॉन्स्टिपेशन आखिर है क्या, हर चीज को कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड करना और फिर वहां से उसकी वो ये सब चीज को एकदम मरीज को उल्टा सुल्टा जो भी है मतलब सही भी है, जो लोग देते हैं ना उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन शास्त्र के अनुसार आप उसको दें कि उदावर्त आखिर हो कहाँ पर। तो उदावर्त हमेशा पक्वास है, इसका स्थान होता है हमेशा पक्वास है। उदावर्त का कभी भी स्थान होगा तो वो पक्वास है। मैं आपको एक बहुत बड़ी आज इसमें चीज बताने वाला हूँ और आप अगर 15 मिनट की वो चीज ढंग से सुन लेंगे तो आपको कहीं पर भी आयुर्वेद में किसी भी प्रकार का भ्रम श्रम कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस केवल पढ़ते जाइए और उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि वो चीज आपको शुरू से ही मेरे लिए भी थी। ऐसा नहीं है कि मैं आज ही सीख गया हूँ उस चीज के लिए, बड़ा विचार बड़ा विमर्श अपने गुरुजनों से, आप लोगों से भी, जूनियर से भी, यहाँ तक कि जूनियर से भी मैंने सीखा है, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति सीखने की है इसलिए मैं सीखा हूँ और प्रैक्टिकल में उसको लिया है। सबसे बड़ी बात यह है उसको प्रैक्टिकल में भी लिया है, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल में अगर आप उस चीज को नहीं लेंगे तो फिर हमारे ज्ञान का कोई फायदा नहीं है और प्रैक्टिकल किसी को कराएंगे नहीं। तो मैं ये चाहूंगा कि जो भी हमारी संभाषा को अटेंड कर रहा है वो प्रैक्टिकली करे, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल पे जोर दूंगा। आप अपने ग्रंथ पढ़ें लेकिन प्रैक्टिकल करें। जब तक ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, हम बताएंगे आप वहीं रह जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो वहां क्या है कि जो मेन अब यहाँ पर जो है कि बात और पित्त, यानी कि मला अष्टम तो किसी भी हो सकता है, बात से भी हो सकता है, पित्त से भी हो सकता है, कफ से भी हो सकता है, और भी दोष हैं उनसे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लेकिन जो मुख्य दोष होता है वो हमारा तो होता है बात वायु और मल। इन वायु और मल के द्वारा ही पक्वाशय में अपना स्थान संचय बनाकर उदावर्त रोग को उत्पत्ति करते हैं। खैर ये जो मतलब कहना चाहिए नॉलेज है, ये जो चीजें हैं ये हम किताब में बहुत पहले पढ़ के चले आए हैं और इस पर मैं ज्यादा बाद में बोलूंगा, लेकिन सबसे पहले उस चीज को आपको समझाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आप हम लोग जो है गलती कहाँ। तो आप जो हम लोग गलती करते हैं या हमसे हो जाती है
तो इसको समझने की जरूरत ये है कि हम जब तक अपने 3 अवस्था पाक सही से नहीं समझ लेंगे, अब यहीं से शुरू होता है, इसको बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठाते चले जाना, क्योंकि मैं एक-एक चीज़ आपको ऐसी बता दूँगा कि आपको ना तो उदावरत के बारे में सोचने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आम के बारे में सोचने की जरूरत पड़ेगी और ना ही अनहा के बारे में सोचने की जरूरत पड़ेगी। आप पेशेंट आएगा, 5 सवाल पूछो, फट से एकदम सीधे डायग्नोसिस बनाओ इसकी कि यहाँ पर ये चीज़ है, बस। इसको समझने की जरूरत है और उसी से जितने भी रोग हैं, अग्निमान, अब जैसे मैं यहाँ पर ये अग्निमान, तो इसमें एक दूसरा और रोग भी है अग्निमान, उदावरत से उल्टा एकदम अग्निमान है। वहां पर जो दोष होता है वो हमारा पक्वास है ना होकर, बल्कि अग्नि स्थान में होता है। अग्नि स्थान में वात पित्त कफ के द्वारा, तीनों के द्वारा अग्निमंद होता है। और वो तीनों के द्वारा अग्निमंद कैसे होता है? वो वात के कारण, पित्त के, वात और कफ के कारण अग्निमंद होता है। अग्निमंदा अग्नि केवल कफ के कारण होती है, लेकिन अग्निमांद भी कफ के कारण होता है। लेकिन वहां पर पित्त के कारण, पित्त स्वयं एक अग्नि है, तो फिर अग्नि को कैसे, अग्नि उससे मंद कैसे हो जाएगी? इसका विस्तार चरकाचार्य ने बहुत अच्छी तरह से दिया है। जब कभी पित्त के बारे में बताएंगे तो पित्त के बारे में फिर मैं बताऊंगा कि पित्त के द्वारा भी अग्नि कैसे मंदा अग्नि को प्राप्त होती है। तो यहाँ सबसे पहले हमारे जो 3 चीजें हैं, वो 3 ऋषि जो हैं उनका हम बता देते हैं, वर्णन बता देते हैं। तो चरक संहिता में जो मैंने आज थोड़ा सा मैंने पिछली बार मैंने ये नहीं वो करा था कि एक सीक्वेंस नहीं बनाई थी, उसमें मेरे पास कमेंट्स आए थे कि आपने जो है बताया तो सब कुछ, लेकिन इस सीक्वेंस वाइज नहीं था। तो मैंने आज थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज है, मैं इधर जो देख रहा हूँ वो अपनी सीक्वेंस को देख रहा हूँ कि मेरी सीक्वेंस टूटे ना और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अब 3 शुरू करता हूँ, जो 3 अवस्था पाक है। अब जो हमारे मॉडर्न के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, उसके लिए उनके दिमाग में भी हमेशा यही बात रहती है। पहले मैं उनके भ्रम को तोड़ देता हूँ कि जो हमारे 3 अवस्था पाक हैं, वो 3 अवस्था पाक मॉडर्न में भी 3 अवस्थाएं कही गई हैं। डाइजेशन की 3 अवस्थाएं कही गई हैं। यहाँ समझने एक-एक वर्ड पे ध्यान देना मेरे। मॉडर्न में डाइजेशन की 3 स्टेज कही गई हैं और आयुर्वेद में डाइजेशन की भी 3 अवस्थाएं कही गई हैं। यहाँ स्टेज, अवस्था, अवस्था यानी कि 3 स्टेज उसमें भी कही गई हैं और यहाँ पर 3 स्टेज पाक यानी 3 अवस्था पाक, वहां पर पाक शब्द नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर तीनों अवस्थाओं में पाक शब्द लगा हुआ है। वहां पर 3 स्टेज है, यहाँ पर भी 3 स्टेज है। केवल यही चीज साम्य है कि वहां पर भी 3 अवस्थाएं हैं, यहाँ पर भी 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन उनकी जो 3 अवस्थाएं हैं वो जैसे ही गृहिणी से भोजन क्रॉस करता है वो तीनों अवस्थाएं कंप्लीट हो जाती हैं। वहां से उनका डाइजेशन का सिस्टम खत्म हो जाता है। फिर जितना भी सिस्टम उनका जो होता है वो एब्जॉर्प्शन पर, रीअब्जॉर्प्शन पर, इस पर चला जाता है। लेकिन आयुर्वेद में कहा है कि यहाँ जो डाइजेशन की है, जो हमारी पाचनात्मक क्रियाएं हैं, उनकी 3 अवस्था पाक हैं। यहाँ पाक से मतलब समझिए, तीनों अवस्थाओं में भोजन पकता है। वहां पर केवल 2 ही स्टेज, 3 स्टेज वहीं पर खत्म हो जाती हैं और वहां पर उनका जो पाक अवस्था पाक होता है वो तीनों अवस्थाएं वहीं पर खत्म हो जाती हैं। कहाँ? गृहिणी के अंत में। उसके बाद जब भोजन नीचे चला जाता है, फिर पक्वाशय में जब जाने के बाद भोजन होता है, ये मॉडर्न साइंस के अनुसार बताता हूँ। फिर वो रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये होता है, वो होता है, वो स्टूडेंट पढ़ते हैं, बिल्ला ये जो वो दुनिया भर का ये सब पढ़ते रहते हैं। आयुर्वेद का से कहीं सामने नहीं है। यहाँ पर आयुर्वेद को सामने रखने के लिए अब आपको समझना ये पड़ेगा कि मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ कि आखिर यहाँ पर जो 3 अवस्था पाक है वो किस किस तरह से अपना काम करते हैं और आखिर में जाकर उदावरत और अनहा और आम की उत्पत्ति किस तरह से होती है। जब तक आपको इन तीनों अवस्थाओं का समझ में नहीं आएगा, आप मर्जी हो जितना रटते रहना उदावरत, और ये समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं। 1 गिलास हमने लिया, 1 गिलास लेने के बाद मुंह में रखा, उसको चबाना शुरू किया। तो आजकल जो चबाने की स्थिति है, यहाँ पर मैं काउंटर भी करता चला जाऊंगा हर चीज के लिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी विडंबनाएं हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हमारे समाज में फैली हुई हैं जो हमारे आयुर्वेदाचार्य भी इस चीज को कहते हैं कि भोजन को खूब चबा चबा, इतना चबा के खाओ कि आपको निगलने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन एक गलत अवधारणा है। यहाँ पर बोधक कप होता है। बोधक कप का काम होता है कि जो कड़ा भोजन है, जो कड़े पार्ट है, उनको तोड़ के छोटे छोटे से पार्ट में इतना कर दें कि वो आराम से हमारी आहार नाल से नीचे उतर जाए। लेकिन इतना नहीं चबाना है कि उसको लुगदी के रूप में कर दें। लुगदी का रूप का मतलब समझ रहे हैं? जैसे जलेबी होती है ना, जलेबी जब कोई बनाता है तो उसको मैदे को इतना रगड़ता है, इतना रगड़ता है, तो आप उस पर देखो कि वो उसमें सोडा बाई कार्ब डालता है। वो सोडा बाई कार्ब डाल के उसको जो रगड़ना शुरू करता है, तो इतना रगड़ता है कि आखिर में वो यूं करके, मेरा हाथ देखिए, जब वो ऐसे करके उठाता है तो पूरी मैदा ऐसे करके उठती चली जाती है।
उसके साथ के हाथ के साथ साथ जाती है उठ के, लेकिन फिर उसमें वो ना तो पानी मिला सकता है और ना ही कोई और द्रव्य मिला सकता है, वो कुछ भी नहीं मिला सकता, क्योंकि उसने अब उसको इतना मत दिया कि जो सोडा बाइकार्ब था, जो उसको पिलाने वाला था, जो उसको ज्यादा सेल देगा कि हाँ जलेबी अच्छी है, उसको करने के लिए उसको रग रग में उस मैदे की उसने इतना रगड़ा कि भेज दिया। हम लोगों ने क्या काम किया, बोधक कप को वही काम यहाँ करना शुरू कर दिया, और बोधक कप से इतना हमारा भोजन लथपथ हो गया कि जो अंदर गया, जब अंदर जाने के बाद किलेदक कप का काम आया तो वहां आपने किलेदक कप का काम खत्म कर दिया, क्योंकि किलेदक कप ये काम करता, वो आपने बोधक कप से करवा कर भेज दिया। किलेदक कप करता क्या है, किलेदक कप जब एससी है, लवड़ा अम्ल आयुर्वेद का लवड़ा अम्ल, यहाँ पर मैं बहुत चीजें ऐसी बोलता चला जाऊंगा कि आप उसको ध्यान दे सुनते रहिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और मैं कह रहा हूं, समझा तो सब कुछ चला जाऊंगा। कि जब लबड़ा अम्ल निकला वहां से, जैसे ही वैसे ही बोधक कप ने उसको लपेटना शुरू कर दिया, उसका वहां पर भंजन रगड़ना शुरू कर दिया, और जब उस भोजन को उसने लुब्धी टाइप में किया, उधर एचसीएल भी निकला और एचसीएल को भी उसने साथ में मिला दिया, और इतना मिलाया कि वो लुब्धीकरण होके एचसीएल खाने के कड़कड़ में चला गया, जो हमारा खाना है, जो भोजन है, उसमें कड़कड़ चला गया। वहां पर मधुर विपाक जब हमारे ऊर्ध आमाशय कि थोड़े से नीचे, यानी कि जब तक ड्यूनेन से क्रॉस नहीं हो रहा है तब तक इतना मथ दिया उसने कि वो जो टोटल भोजन था वो अम्ल विपाक के रूप में हो गया। और जैसे ही ग्रहणी से क्रॉस हुआ, अब यहाँ पर 3 शब्द बोल रहा हूं, जैसे ही ग्रहणी से मतलब कहना चाहिए पास होना शुरू हुआ, वहां पर क्या हुआ कि जो एचसीएल है, अब देखिए जो एचसीएल है, जो हमारा लवड़ा अम्ल है, वो उसने उद्दीपन किसको किया, उसने जो उद्दीपन किया वो उसने मतलब कहना चाहिए एचसीएल ने उद्दीपन किया हमारे बाइल जूस के लिए, हमारे पित्त के लिए उद्दीपन किया, और पित्त से जो अग्नाशय रस है और पित्त रस है वो दोनों निकल के आए, और दोनों निकलने के बाद फिर उन्होंने वहां पर अम्लपाक शुरू किया। अब सवाल इस बात का उठता है कि जिसको अम्लपित्त होता है उसके साथ में क्या ऐसा होता है, तो देखिए अम्लपित्त में होता क्या है कि लवड़ा अम्ल के अलावा बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक एसिड हमारे अम्ल उसमें आमाशय में बन जाते हैं, जिसके कारण एसिडिटी होती है। मैं पिछली बार बता चुका हूं कि टमाटर आदि खाने से, ज्यादा खट्टा खाने से, जो हमारा एक दही का मैंने आपको स्वरूप दिया था कि काश्यप में लिखा है कि दही जिस तरह से जमाया जाता है उसमें बर्तन में, तो वो पी जाता है, उसकी मेम्ब्रेन जो पी जाती है, उसकी जो पित्तधर कला होती है, श्लेष्मधर कला होती, सॉरी श्लेष्मधर कला होती है, वो उसको पी जाती है, पीने के बाद फिर जो है वो एसिड दोबारा से उसको दही जमा देता है, तो उसमें तरह तरह के एसिड बनते हैं, बीट्रिक एसिड, सेट्रिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, और जितने भी साइंद्रिय अम्ल हैं वो सब बन जाते हैं। लेकिन भोजन के जब साथ जाते हैं तो वहां पर केवल लवड़ा अम्ल से ही पित्त का उद्दीकरण होता है, पित्त का स्टूमुलेशन होता है, लेकिन अगर वहां पर कहीं और दूसरे कोई अम्ल है तो वहां पित्त का उद्दीकरण नहीं होगा, और जब पित्त का उद्दीकरण नहीं होगा तो वहां पर हमारा अम्ल विपाक पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होगा। यही कारण है कि अम्ल पित्त का रोगी सदा रोगी इसलिए रहता है क्योंकि उसके जो खाने में है वो हमारा लवड़ा अम्ल ज्यादा ना हो के, बल्कि और ज्यादा दूसरे जो अम्ल होते हैं वो होते हैं, और उसके कारण जो है वो हमारा पित्त का उद्दीकरण होता नहीं है। जब पित्त का उद्दीकरण नहीं होगा तो फिर वायु का भी उद्दीकरण नहीं होगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि जब वेग धारण होता है, तो जब वेग धारण मतलब जब मतलब कहना चाहिए उदीकरण जब होता है तो उसमें पित्त और वायु दोनों का ही उदीकरण होता है, और वो जो है हमारा लवड़ा अम्ल करता है। जब लवड़ा अम्ल उदीकरण कर लेता है, और वहां पर जो हमारी दूसरी अवस्था पाक है, अम्ल विपाक है, वो जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो वहां से किट भाग और मल भाग ये दोनों ही अलग हो जाते हैं। ठीक है, सॉरी, किट्ट भाग और सार भाग ये दोनों ही अलग हो जाते हैं। अब यहाँ से फिर दोबारा से दिमाग बहुत ढंग से सोचना, बहुत ढंग से याद सोचने की जरूरत है। मैं 3 चीजें यहाँ पर बकवास तक ऐसी ले जाऊंगा कि आपको फिर दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उदावर तो ये सब तमाशा होता क्या है। फिर आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि अब यहीं पर स्टॉप है, बाकी हम अपने आप देख लेंगे जो भी करना। जब वो किट और हमारा सार भाग अलग हुआ, तो जो सार भाग जो हमारा अलग हुआ है, वो सार भाग अपने जितने भी स्रोतस हैं उन स्रोतसों के द्वारा वात पित्त कफ और जो भी मतलब सॉरी जो हमारे धातुओं के स्रोतस हैं उन स्रोतसों के द्वारा शरीर में पहुंच जाता है, और बाकी जो हमारा पित्त भाग बचा वो धीरे धीरे करके पक्वाशय की तरफ चलता चला गया।
और पक्वाशय में जाने के बाद जब वहां पर पहुंचा तो उसमें दो चीजें, अब यहाँ पर भी एक चीजें हैं, दो चीजें हैं कि आखिर उसमें द्रव जो हम हमारा किट भाग है, जो उसमें मल भाग, यानी कि जो मल भाग है हमारा, मल और जिसमें होता है मल और सॉरी मल और कहना चाहिए जो हमारा सार भाग होता है वो तो चला गया, लेकिन जो मल भाग है उस मल भाग में द्रवता क्यों होती है और द्रवता का कारण क्या है, तो हमारे आचार्यों ने साफ स्पष्ट रूप से कहा है कि भोजन के अंतर्गत जो जल है, यहाँ समझने की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको वो काउंटर कर रहा हूं अब कि वो चीज समझ में आ जाएगी आपको कि ये लोग जो बोलते हैं ना 5 लीटर पानी पियो, 4 लीटर पानी पियो, 10 लीटर पानी पियो, ऐसा कुछ नहीं है। भोजन के अंतर्गत जो जल है उस जल से और उसके अंदर जो मज्जा स्नेह है उस मज्जा स्नेह, यहां से मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि जो मज्जा स्नेह आखिर वो है, वो मज्जा स्नेह कहां से आ गया, क्या मज्जा से स्नेह आया है? नहीं, मज्जा से स्नेह नहीं आया। तो मज्जा मज्जा को जो 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 मज्जा होती है हमारी, उसको मतलब कहना चाहिए स्नेह, कौन सा स्नेह वहां तक जाना है, किस रूप का स्नेह वहां तक जाना है, वो हमारे मलभाग में होता है। और जब वहां पर भी पहुंचता है तो वायु अपने जो शोषण कर्म से होती है और वहां पर जो पुरुषाग्नि होती है, उन दोनों पुरुषाग्नि से द्रव का और उस जो मज्जा इसने भाग का, इन दोनों का शोषण करती है। देखो अभी एक चीज ध्यान रखना, तब वहां पर वायु की उत्पत्ति होती है जो अधोगति भाग से पास होती है। यहां पर समझ लेने की जरूरत है कि वहां पर हम जब वहां शोषण होता है, शोषण होने के बाद जब वहां मज्जा इसमें पहुंच जाता है, इस पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो हमारा जल का एब्जॉर्प्शन होता है, जब जितना जल का एब्जॉर्प्शन है वो कर लेती है बॉडी, फिर उसके बाद में फिर दो चीजें सामने आती हैं, फिर हमारा बनता है किट्ट भाग। अभी मैंने किट्ट कहा है, ना पुरुष का है, ना मल का है, ना पुरुष का है, ना मूत्र का है, ना स्वेद कहा है, और ना ही मैंने उस वायु का नाम लिया है जिस वायु को अक्सर हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो मालूम बताओ, ये हम क्रम से चलते चले जाएंगे। जब वो जो किट्ट भाग पहुंचा, वो जो हमारा मल का भाग पहुंचा, सॉरी जो हमारा मल का भाग पहुंचा, उस मल के भाग में से दो चीजें ऑब्जर्व की बॉडी ने। एक तो उसके अंतर्गत जो पानी था, जो हमारा जल था, जो हमारा पिया हुआ जल नहीं बल्कि जो भोजन के अंतर्गत जल था वो वाला जल, और जो मज्जा मतलब जो स्नेह है, जो मज्जा का स्नेह है, मैं मज्जा के स्नेह को थोड़ा सा आगे से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि मज्जा का स्नेह। तो जो मज्जा का स्नेह है वो ऑब्जर्व हुआ, उसके बाद फिर वो कन्वर्ट हुआ, फिर जब वो कन्वर्ट हुआ उसके बाद फिर जो भाग बचा उस भाग को किट्ट भाग कहा गया कि अब ये किट्ट भाग, अब उस किट्ट भाग जैसे ही बन के तैयार हुआ, तब सुश्रुत में थोड़ा सा एक चीज लिखा है, पंचम पित्त धर कला जो हमारी होती है, उसके संपर्क में जब ये किट्ट भाग आता है, तब वहां से जो हमारा तीन चीजें का निर्माण होता है, वो होता है मूत्र, वो होता है पुरुष, और वो होती है हमारी वायु। और उसके साथ एक वायु, देखिए वो वायु जो पहले पास हो गई थी वो हमारी अधोगति वायु है, जो हमारे गुदा द्वार से पास होती है, लेकिन ये जो वायु है ये पित्तधर कला के अंदर प्राप्त हो रही है। इसी पित्तधर कला के अंदर जो वायु प्राप्त हो रही है, यही वायु अपान वायु है। अपान वायु वो नहीं है जिसको आप अपने जो देखते हैं कि जो वायु ज्यादा पास कर रहा है, जो जिसकी वायु ज्यादा पास हो रही है, वो ये कहे कि मेरी अपान वायु ज्यादा पास हो रही है, वो अपान वायु नहीं है। अपान वायु तो किट्ट भाग से जब मल, मूत्र और मतलब कहना चाहिए ये जो वायु, ये तीनों जब वहां पर बनी, तो जो वायु थी वो वायु अगर कहीं ज्यादा हो गई, यहीं से शुरू होता है उदाहरण। जी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो जो जब जो वायु वहां पर जो पुरुष धर कला के अंदर
जब वहां से मल, मूत्र और पुरीस, इन तीनों का जब निर्माण हुआ तभी वहां पर कहा है। तब मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि पक्वाशय के कहीं किसी पार्ट में मूत्र वह स्रोतस और हमारे पुरीस वह स्रोतस ये सब होते हैं। वहां से अपान वायु, जो हमारी अपान वायु पुरीस धरा कला के अंदर होती है, वही अपान वायु हमारे शरीर में अनंतर रहकर अलग अलग भागों में अपने कर्मों को प्रदर्शित करती है। अब चाहे वो समान वायु हो और चाहे वो हमारी अवयान वायु हो, कोई सी भी वायु हो, चाहे वो हमारी प्राण वायु हो। तब आचार्यों ने एक जगह कहा है, क्या क्या बाहर से ली हुई जो ऑक्सीजन है, जो आज बड़ा विवाद चल रहा है, तो हमारे अंदर जब 5 वायु मौजूद पहले से ही आचार्यों ने बताई है, बाहर की वायु का कहीं वर्णन ही नहीं किया है, तो 5वीं वायु क्या बाहर वाली वायु है या हमारे अंदर जो अपान वायु है वो हमारी प्राण वायु है? तो यहाँ पर सोचने का विषय है। तो मेरा मत यह है, और आचार्यों को भी कहीं कहीं गुण अवस्था में कहे गए हैं, कि जो वायु जिसका हम पान नहीं कर सकते वो हमारी अपान वायु है, और अपान वायु ही हमारी प्राण वायु है, क्योंकि वो पुरीस कर धरा के अंदर, पुरीस धर कला के अंदर अपना स्थान संचय करके वहीं से सभी वायुओं को गवर्न करती है। इसलिए आचार्यों ने बार बार इस चीज को, हर डिजीज के अंदर ऐसी कोई डिजीज नहीं है जिसमें ये नहीं कहा हो कि किसी भी रोग में वायु का अनुलोम करो, वायु का अनुलोम करो, वायु का अनुलोम करो। सवाल इस बात का है कि हम किस वायु के अनुलोम की बात कर रहे हैं? हम क्या उस वायु की बात के अनुलोम कर रहे हैं जो कि प्रकोपित वायु हो रही है? किसी को बयान वायु हो गई तो उस वायु का अनुलोम करें, या फिर हम अपान वायु पर ध्यान दें? तब आचार्यों ने कहा है कि पक्वाशय में वायु को अगर जीतना है तो पक्वाशय में बस्ती देनी पड़ेगी। तो भाई साहब, डॉक्टर साहब, प्रियजनों, बयान वायु को कंट्रोल करने के लिए फिर हमको बस्ती की क्या जरूरत है? तो वहां पर कहा है, वहां पर स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है कि जो पुरुष धर कला के अंदर वायु है वो प्रकुपित हुई है, वो अपनी मात्रा से अधिक या कम हुई है। अधिक होकर भी अपने गुणों में वैकृतता उत्पन्न करेगी और कम गुणों में भी वैकृतता उत्पन्न करेगी। अगर अब अधिक गुण है तब क्या होगा? जब उसके अधिक गुण है तो अब यहां से मैं शुरू करता हूं। यहां पर अगर किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो प्रश्न पूछ सकता है। कोई भी किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, क्योंकि ये आयुर्वेद की फिजियोलॉजी है, यहीं से शुरू होती है। क्योंकि हम लोग जब तक इसको समझ में नहीं आएंगे कि हमारा मल भाग और किट्ट भाग क्या है, किट्ट भाग कहाँ जाके संपर्क कर रहा है, कहाँ जाके उसका किट्ट भाग को, किट्ट भाग का मतलब हमने उसको मूत्र को मल में और वायु में भी विभक्त नहीं किया है, ऊपरी धरा कला करेगी। किसी का कोई क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें है क्या, फिर उसके बाद में जब अपान वायु यहां से किसी भी तरह से अगर वो अब यहां से शुरू करता हूं मैं वही कि अपत्य निमित्त जन आहार विहार। जब अपत्य निमित्त जन आहार विहार होता है तब उसमें क्या होता है, जब अपान वायु सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जब किसी को होती है, वो बैठे बैठे रहता है, तो उस स्थिति में फिर वहां पर वाता जना होगा। अगर वहां किसी तरह से कफ जना, अब सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो रही है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में क्या है कि उसमें कफ की वृद्धि होगी, और जब वो कफ की वृद्धि होगी तो वहां पर जो पुरुष धर कला है, उस पुरुष धर कला में जो मल का विभाजन होगा, मल का विभाजन होकर जो किट्ट भाग बनेगा, उसका संपर्क सीधे सीधे हमारी पुरुष धर कला से होगा ही नहीं। और जब पुरुष धर कला से नहीं होगा तो मल से किट्ट में परिवर्तन, और किट्ट से हमारे तीनों चीजों में परिवर्तन। अब मैं मज्जा का भी थोड़ा सा दे देता हूं कंफ्यूजन। मज्जा स्नेह वो मज्जा स्नेह है जिस स्नेह को प्राप्त करके बॉडी हमारे मज्जा तक पहुंचाती है, और मज्जा तक पहुंचने के बाद वहां पर जो हमारी क्रियाएं होती हैं, मतलब कहना चाहिए शोणित यानी कि रक्त को बनाने की क्रियाएं होती हैं, वहां पर वो स्नेह काम करता है। और इसी को जरा दूसरी तरफ देख लो, मॉडर्न साइंस में हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। जब किसी के गुर्दे खराब होते हैं तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम डिस्टर्ब होता है, और वहां बोलते हैं कि एक एंजाइम्स रिलीज होता है जिसे बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन। जो पूरा सिस्टम होता है, मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर जरूर मालूम है क्या ऐसा होता है। भाई हमारा अगर मज्जा का इसने वहां तक नहीं पहुंचेगा, तो वहां मज्जा इसने पहुंचने नहीं पहुंचेगा, तो वहां पर जो आरबीसी का फॉर्मेशन होगा वो आरबीसी का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार से कफ के द्वारा, वायु के द्वारा, वाता जना के द्वारा
उदावर्त हो रहा है, अना हो रहा है, किसी भी तरह से आम बनना है। तो जब हम तृतीयक अवस्था पाक पर सबसे ढंग से काम कर लेंगे तो हमारे ये तीनों रोग जो है शांत हो जाते हैं। तभी उदावर्त में फलवर्ती दो, ये चूर्ण दो, महासुदर्शन चूर्ण दो, या मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि हम किसी के उदावर्त को अनाह को किस तरह से जो है कैसे कैसे वातज है, पित्तज है, कफज है, इनको किस तरह से हम डायग्नोसिस करें, कैसे हम डायग्नोसिस सटीक बैठा लें कि हमारा ये पता चल जाए कि हमारा जो है ये आमज है या पित्तज है। जब हम अनाह की बात करते हैं तो चरक सुश्रुत संहिता में, ओ सॉरी, चरक संहिता में वातज और आमज अनाह इन दोनों का ही वर्णन किया है। खैर, अब मैं उदावर्त की बात करता हूं कि उदावर्त क्या हुआ। उदावर्त का मतलब वायु का एक अपना गुण होता है, एक अपना वैकारिक गुण, वैकारिक कर्म, सॉरी, वैकारिक जो कर्म होता है वो होता है वर्त। वर्त का मतलब पिंडी भाव, पिंडी भाव का मतलब ग्रंथिभूत, ग्रंथिभूत का मतलब मल को ग्रंथ कर देगी। और उसमें एक कर्म और बढ़ जाता है, उसका शोषण कर्म। और वो पुरुषा किसकी सहायता से बढ़ता है? जो हमारी पुरीषा अग्नि है, उस पुरीषा, देखिए वहां पर कहा है पुरीषा अग्नि का मतलब ये हो गया कि पित्तधर कला में जाकर जो हमारा मल भाग था, जो सॉरी हमारा मल, सॉरी किट्ट भाग था, उस किट्ट भाग से पुरुष का निर्माण हो गया, मूत्र का निर्माण हो गया, बात का निर्माण हो गया। लेकिन वहां पर जो पुरुष की अग्नि है और वायु वहां पर वैकृत अवस्था में है, कौन सी वायु? अपान वायु। कौन सी वाली? जो पित्तधर कला के अंदर है, वो वायु वैकृत अवस्था में है, तब उसके दो गुण वहां पर बढ़ जाते हैं, एक वर्त गुण और एक उसका अवशोषण गुण। और पुरुषाग्नि की सहायता से वो उसमें से जितना भी जलयांश ज्यादा से ज्यादा होता है वो उसको सोख लेती है। और उधर क्या होता है, जो मनुष्य होता है वो अगर कफवर्धक चीजें खाता है तो जो हमारा आंत का अकुंचन प्रसारण गति होती है वो धीरे धीरे करके कम होती है। उसको पुरुष को वहां पर रुकने का, मल को वहां पर रुकने का बहुत टाइम मिल जाता है। और उसमें से वायु अपने शोषण और वर्त गुण, इन दोनों के कारण वहां से जो स्नेह का पार्ट तो वो लेती है, लेकिन जलयांश का पार्ट ज्यादा सोख लेती है। और जलयांश का पार्ट जब ज्यादा सोख लेगी तो वहां पर एक प्रकार से मल ग्रंथभूत हो जाएगा। और ग्रंथभूत होने के बाद एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, उदावर्त में जो कितने भी प्रकार का, जो हमारे 13, शायद मेरे ख्याल से मिस हो सकती है, जो 13 प्रकार के शायद उदावर्त हैं उन सुश्रुत ने बताए हैं, लेकिन चरक ने वातज ही, पित्तज, कफज, इनका तीनों का ही वर्णन किया है। कश्यप का भी यही विधान है। तो ये 13 प्रकार उदावर्त में स्रोतों का बीमार होता है, मलों का बीमार नहीं होता। वायु उसमें मेन जो दोष होता है वो वायु होता है और मल, ये दोनों ही मेन होते हैं। लेकिन अनाह के अंदर, अब यहाँ तो अनाह में अंतर समझ लीजिए, अनाह में आम और कफ ये दोनों ही दोष अपनी प्रबुद्ध अवस्था में होते हैं। और उनका सीधा सीधा होता है कि कफ और आम से किसी भी तरह से जो हमारी अकुंचन, जो आंत की कुंचन और अकुंचन यानी कि प्रसारण यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, वो हमारी कम हो जाती है। उसमें बहुत से कारण होते हैं, किसी की सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होती है। अब मुझे स्वस्थ व्रत में थोड़ा सा याद आ गया। स्वस्थ व्रत में जब भ्रमण की एक कल्पना की है आचार्यों ने, तो उसमें एक शब्द आया है आध्वा। आध्वा का मतलब ये हुआ, वहां पढ़िएगा, आध्वा का मतलब, आध्वा का मतलब ये हुआ कि कोई मरीज हमारे पास आता है तो वो ये बोलता है कि मैं तो जो है ना सुबह उठता हूँ और सुबह से लेकर शाम तक चलता हूँ, लेकिन फिर भी कब्ज रहता है। अब जो फिजिशियन है वो भी सोच रहा है कि सुबह तुम 6 बजे उठते हो, पूरे दिन तुम चलते भी हो, चलने का मतलब घर में खाना पीना रहना ये सो वो, और करने के बाद ऑफिस चले गए, दुकान में गए या ऑफिस में गए, वहां बैठे रहे। ऑफिस में भी ज्यादा देर नहीं बैठता हूँ, 10 मिनट घूम लेता हूँ, फिर 15 मिनट काम कर लेता हूँ, इस तरह से मेरी पूरी दिनचर्या गुजरती है। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो कहीं सेडेंट्री मेरी लाइफ स्टाइल है नहीं। तब वहां पर आध्वा शब्द का एक प्रयोग किया है। आध्वा का मतलब ये होता है, आध्वा देख लीजिएगा उसमें है लिखा हुआ स्वस्थ व्रत के अंदर। आध्वा का मतलब ये होता है जब तक नियमित रूप से 3 या 4, जो हमारे प्रवर्तक रहे हैं उन्होंने किलोमीटरों में उसको दे दिया है, जब तक नियमित रूप से 3 या 4, वैसे तो उसमें मील में दिया है, लेकिन जब तक उस 3 या 4 किलोमीटर यानी कि 7-8 मील जब तक आदमी नियमित रूप से ना चल ले तब तक उसे आध्वा नहीं कहेंगे। आध्वा का मतलब होता है नियमित रूप से 3 या 4 किलोमीटर
चलना, उसे आध्वा कहेंगे। आप दिन भर में 20 किलोमीटर चलते रहिएगा, बीच बीच में बैठते रहिएगा, फिर उठ जाइएगा, तो वो आध्वा का नियम वहां पर पालन नहीं होता है। वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल ही कहलाई जाएगी, और उस सेडेंटरी लाइफस्टाइल से आम की उत्पत्ति होती है। आम की उत्पत्ति होगी या कब की उत्पत्ति होगी, डिपेंड ये करता है कि वो किस तरह का भोजन यूज करता है। अब मैं थोड़ी सी इस पे आप लोगों को उदावर्त, अनहा और आम, इन तीन चीजों को समझने के लिए, आपको अनहा समझ में आ गया, उदावर्त समझ में आ गया, अब आम पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आम क्या है, आम बनता किससे है, आम बॉडी के किस पार्ट में बनता है, आम क्या रस धातु के अंदर चला जाता है, क्या बॉडी के अंदर आम जाता है? तो बॉडी के अंदर अगर आम जाता है तो फिर कौन सा आम होता है, जो पक्वासे में बना हुआ आम वो होता है, या फिर जो हमारी धातु अग्नियां जिसको आम बनाती हैं वो आम होता है? तो एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो पक्वाशय के अंदर आम बना वो कभी हमारी पक्वाशय यानी कि हमारी आंत से क्रॉस करके हमारे शरीर में कभी नहीं जा सकता, इस चीज को ध्यान रखें। लेकिन जो अपक्व रस हमारी बॉडी ने लिया और धातु अग्नि ने वहां पर जाकर उसका जब मेटाबॉलिज्म की, जब उसको पक्व अवस्था में वो लेके आई, तो वहां पर जो समरूप आम जो पक्वाशय में बना है वही समरूप आम हमारी बॉडी के अंदर बन गया। अब उसमें किस किस धातु से संबंधित जो आम बना है वो उस धातु में जाके अपने गुणों को उसके साम रूप में कर लेता है। जैसे रस धातु, आम रस बन गया, आम रस का मतलब ये है आम रस, रस वो वाला रस नहीं, अब मैं रस वो वाला बात कर रहा हूं कि रस और रक्त, आम रस बन गया या रक्त आम बन गया। ये जो ये चीजें हैं कि रक्त के अंदर आम है, तो रक्त के अंदर जब आम है तो फिर वो किस अवस्था में है, तो वो रक्त की अवस्था में है और उसके गुणों को ही प्रदर्शित कर रहा है, तब वहां पर हम पाचन औषधियां देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रक्त से संबंधित जो द्रव्य हमारे शरीर में रक्त को पुष्टि करने के लिए आए वो अपक्व अवस्था में आए। कारण क्या था, कारण वहां पर कुछ भी हो सकता है, मलास्तव हो सकता है, मंदाग्नि हो सकती है, या मतलब कहना चाहिए अग्निमांद हो सकता है, उदावर्त भी हो सकता है, किसी को बातस कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, कफजना भी हो सकता है। इन किसी भी कारण से जो भी रस को पुष्ट करने के लिए हमारे तत्व आए और उनको वहां जाकर धातु अग्नि के द्वारा जब उनका पचन शुरू हुआ, तो वही उसी तरह का जो आम जिसके रूप रस है बिल्कुल सेम उसी की तरह बना और रस में वो मिलित हो गया। तब वहां पर हर जगह आचार्यों ने एक ही चीज कहा है, पहले आम का पाचन करो। अब हम यही समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा आम का पाचन, आम क्या एक प्रकार का होता है? तो आम विष और आम में, इन दोनों में अंतर होता है। आम विष हमेशा आंत के अंदर बनकर सीधे बॉडी में प्रेशर होता है, और प्रेशर होने के बाद सभी धातुओं को अपने मतलब कहना चाहिए दूषित करता है, जिसे क्या बोलते हैं जो अंग्रेजी भाषा होती है, खैर वो देखते रहिएगा। आम विष नाम से जो है एक सब्जेक्ट है, एक चीज है कि आम विष में और विष आम में फर्क दोनों में अंतर इतना होता है कि वो सीधे सीधे हमारी आंत से बनता है और आंत से बनने के बाद उसी रूप में हमारी धातुओं में चला जाता है। हमारी धातुएं रस रक्त मांस में बनता उनपे चला जाता है, उनको दूषित करता है और भयंकर रोग उत्पन्न करता है, जिसे आज की भाषा में मैं सेप्टिसीमिया भी कह सकता हूँ। और जो भी है उसके मॉडर्न के हिसाब से मैं ज्यादा उस पर डिस्कशन में जाता नहीं हूँ। फिलहाल आम विष है तो वो आम विष अलग है। यहाँ पर जो आम है कि प्रत्येक डिजीज के अंदर जो आम का वर्णन किया गया है वो आम उसी तरह से होता है और उसी धातु के अनुसार होगा। अब मैं तीसरी चीज थोड़ी सी एक नोट करने वाली जो चीज है वो बता देता हूँ। उसको करने के बाद फिर मैं आपको हर टाइप का जो आम है, हर टाइप का जो अनहा होता है उसको तोड़ने के लिए, उसको ठीक करने के लिए क्लिनिकल थोड़ा सा बताऊंगा और वो बहुत जरूरी है। इसको नोट भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत कहीं से निकाल के, क्योंकि आपके ये काम आएगा और काम इसलिए आएगा क्योंकि आपको याद रहेगा कि हाँ हमें ये कोई चीज कहीं से मिली थी। तो इसमें क्या है कि किसी भी वेग के धारण, अब देखो वहीं पर वो चीज आ जाती है कि किसी के वेग के धारण अथवा उदीकरण के परिणाम स्वरूप वायु का प्रकोप अवश्य होता है। इतना आप नोट कर लो दिमाग में, ठीक है। किसी भी वेग के धारण, चाहे कोई भी वेग धारण हो, और उदीकरण, उदीकरण का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा बताया ना कि एचसीएल स्टिमुलेट करता है पित्त के लिए, तब उसका उदीकरण होता है। तो उस समय उसका वायु वहां पर बढ़ेगा और यही कारण है कि जैसे वायु बढ़ती है समान वायु डाइजेशन वहां पर अच्छी तरह से वो दोनों को
मल भाग के लिए और सार भाग के लिए, यानी कि दोनों को अलग करती है। अगर उसका उदीकरण सही से नहीं हो रहा है, एसीएल ठीक से नहीं पहुंचेगा, तो वो मल और सार भाग को अलग नहीं कर पाएगी, और अंततः ये होगा कि उसमें आम की, कफ की या बात की या जो और भी हैं उनकी आपको एक संप्राप्ति मिलेगी, और उसी के आधार पर वो रोग को उत्पन्न करेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा पोस्ट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इसमें पोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। कि हमारे पास जब पेशेंट आता है तो वो कहता है कि मेरे को उदावरत हो रहा है, या उदावरत सीधे नाम नहीं लेता है, वो सीधे बोलता है डॉक्टर साहब कब्ज हो रही है, और कब्ज होने के बाद हम क्या करें कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने दूध पी लिया, मैंने चूर्ण भी खा लिया, उन्होंने मुझे एरंड तेल भी दे दिया, और किसी ने मुझे मतलब कहना चाहिए दूध भी पिलाया, मैंने त्रिफला चूर्ण भी खाया, मैंने अपित्तकर चूर्ण भी खाया, मुझे कुछ होता ही नहीं है, तो मैं उस स्थिति में क्या करूं? तब आप वहां पर अपनी डायग्नोसिस बनाए। तो डायग्नोसिस कहाँ से शुरू करते हैं? डायग्नोसिस बनाने का सिर्फ एक सबसे बढ़िया तरीका है कि आप किसी भी पेशेंट को जब वो आए तो आप उसको बोलो कि आप आए हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 2 दवाइयां दे रहा हूँ। आप सिंपल सी कोई 2 दवाइयां उसको उठा के दो, कि आप सब पूछ लो उससे कि आपको चूर्ण खाने से मोशन होता है? नहीं। वो कहे मेरे को दूध पीने से मोशन होता है। ठीक है, दूध पीने से आपको मोशन होता है तो अच्छी बात है। और मैं अगर दूध पीता रहूंगा तो मेरा मोशन होता रहेगा, दूध जहां मैंने बंद किया वहां पर मुझे कब्ज होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और होता क्या है कि जब दूध पिएंगे तो हमको सीधी सी सी बात है कि जब दूध पीने से जो हमारा वहां पर पक्वाशय के अंदर जो वायु प्रकोपित हो रही है, कौन सी वाली वायु? अब मैं वहीं पर आपको फिर एकदम मतलब बताना चाह रहा हूं कि वो वायु जो हमारे अधोमार्ग से हो रही है, या वो वायु जो पित्तधर कला के अंदर मौजूद रहकर सभी वायुओं को कंट्रोल कर रही है। तो वो वायु वहां पर क्या हो रही है? अपने वैकृत रूप में है। और जब वैकृत रूप में है तो वहां पर जो आप भोजन खा रहे हैं वो पुरुष अग्नि से मिलकर वहां पर वो शोषण कर रही है। हमने क्या काम किया, पेशेंट ने क्या काम किया, जब वो दूध पीता है तो दूध पीने के बाद, क्योंकि दूध आम का या कफ का वर्धक होता है, वहां जाकर उसने क्या काम किया, उस वायु को शांत कर दिया, और उसके पिंडी भाव गुण, जो पिंडी भाव मतलब जो वर्त गुण कर्म है, और उसका जो शोषण कर्म है, उसको शांत किया, और पेशेंट को दूध से अनहा दूर हुआ। तब वहां पर हम चिकित्सकीय चीज ऐसी क्या दें कि जो वो ठीक हो जाए। तब वहां पर हमारे लिए एरंड तेल का, अब एरंड तेल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि इसमें जो होता है ना कि हर चीज को एकदम काउंटर करना सीखें आप। और जब काउंटर करना जब तक आयुर्वेद में नहीं सीखेंगे और वो चीज आएगी आपको शास्त्र पढ़ने से। जब तक आप शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तब तक आप काउंटर किसी चीज का भी नहीं कर सकते। तब हमने क्या काम किया, उसको स्निग्ध और उष्ण चिकित्सा दे दी, और हमने उससे कहा कि शाम को ऐसा करना, अब तुम दूध के साथ में ना ये एरंड तेल लेना, उस एरंड तेल को 1 चम्मच डाल के उसको ले लेना, और आप ठीक रहोगे। बोले जी कब तक लेना है? आप 4 दिन लो, उसके बाद में मुझे बताओ। 4 दिन के जब बाद वो आया तो डॉक्टर साहब अब मेरा मोशन ना पतला हो रहा है। तब उससे कहो कि अब तुम दूध छोड़ो। अब आपको क्या करना है कि आधा चम्मच एरंड तेल शाम को गुनगुने पानी से लेना है। पहले गुनगुने पी लें, और उसके बाद में फिर गुनगुना पानी, यानी कि इतना पानी गर्म होना चाहिए जो मुंह जलना चाहिए, उसको खाना खाने के बाद पी कर सो जाए। जब वो खाना खा के पी के सोएगा, तब क्या होगा कि जो हमारा एरंड तेल है, तो एरंड तेल की एक विशेषता है कि एरंड तेल किसी भी सेल्स में जाकर, बॉडी की हर सेल्स में जाकर आम का पाचन करता है। एरंड तेल विरेचक नहीं है। अगर एरंड तेल को उसकी मेडिसिन की मात्रा के अनुसार मरीज को खिलाया जाए, तब वहां पर वो सेल्स के अंदर जाकर पाचन करता है। और उसको धीरे धीरे करते रहिएगा कि आप आधा चम्मच पीजिए। आधा चम्मच पीने के बाद आपको लगता है 10 दिन में मुझे मोशन ठीक रहा, और 10 दिन के बाद फिर मुझे मोशन पतला हुआ, पेशेंट फिर आपके पास शिकायत लेके आएगा और बोलेगा कि आधा चम्मच पीने के बाद अब मोशन मेरा पतला हो रहा है, तो उससे कहिएगा अब आधा चम्मच से भी आधा चम्मच करो। जब वो आधा चम्मच से भी आधा चम्मच करेगा तब वो ठीक रहेगा। 20-25 दिन के बाद फिर आएगा कि अब मुझे आधा चम्मच से भी ऐसा हो रहा है। तब उससे कहो आधा चम्मच से जो कर रहे थे ना, चौथाई चम्मच, उसका भी चौथाई चम्मच, यानी कि 4 बूंद लो के बताओ। जब उसने 4 बूंद लेना शुरू किया, पेशेंट आपके पास 1 डेढ़ 2 महीने के बाद आया कि डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो चुका हूँ, लेकिन आज मुझे मोशन पतला हुआ। पेशेंट अपनी कंप्लेंट लेके आएगा, और आप सीधे उसको बोल दीजिए कि अब आपके लिए क्या करना है, 1 बूंद तेल यानी कि उसमें डुबाएं उंगली और मुंह पे चाट लें उसके लिए, बस ये करते रहें। और फिर पेशेंट 4 महीने के बाद, 3 महीने के जब आएगा तो कहेगा डॉक्टर साहब वो मैंने छोड़ दिया, अब मैं ठीक। पहली चीज, यहाँ पर वायु को हमने शांत किस तरह से किया
युक्ति पूर्वक शांत करने से उसका हमने आनंद दिया। अब कोई आदमी ये कहता है कि मैं दूध पीने के बाद मुझे कॉन्स्टिपेशन और ज्यादा हो जाता है, लेकिन मेरे को जब मैं चूर्ण खाता हूं किसी भी तरह का, तब मेरा पेट साफ हो जाता है। तब हमारे लिए वहां पर उल्टा करना है, यानी कि दूध पीने से आम और कफ की उत्पत्ति ज्यादा हुई, उसकी जो पहली ही अवस्था थी वहां पर कौन सी अवस्था गड़बड़ हो रही थी, वहां पर हमारी डाइजेशन की तीसरी अवस्था पर गड़बड़ हो रहा था, जहां वायु प्रकृत अवस्था में आ रही थी। यहाँ पहली ही अवस्था गड़बड़ है, पहले ही जो अवस्था पाक है, मधुर विपाक है, वही गड़बड़ हो रहा है, इतना आम और कफ बन रहा है। महास्रोतस में जाके जो पेरिस्टलिक मूवमेंट है उनको कम कर रहा है और मल को वहां पर ठहरने के लिए बहुत ज्यादा समय दे रहा है। वायु का पहले से ही शोषण गुण, शोषण कर्म और जो वर्त कर्म है, वो वर्त कर्म पहले से ही मौजूद है। पुरुष अग्नि से मिल में से जो है द्रवांश था और जो स्नेहांश था, वो दोनों को इस कदर अवशोषित कर दिया कि वो वहीं पर शांत हो गया, बहुत देर तक रुक गया। तब पेशेंट को क्या करें, और पेशेंट बोल रहा है कि जब मैं चूर्ण खाता हूं तब ये जो है मेरा मल साफ हो जाता है और मेरी डकार भी, मतलब कहना चाहिए डकार भी आती है, क्योंकि जब मलास्तम होता है तो डकार आती है। उदावृत का मतलब ही यही हुआ कि स्रोतों का अपनी जो गति होती है विलोम हो जाती है, और उसको बार बार आचार्यों ने कहा है कि इसको अनुलोमता पैदा करो, आपका उदावट ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको तीनों अवस्थाओं पर, अवस्था पाक पर पहले से पता होना चाहिए कि कौन सी अवस्था पाक जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। अब आम के जब कारण हुआ, तो जब आम के कारण हुआ या कफ के कारण हो गया, तब आपने क्या काम किया उसके लिए, आपने उससे कहा ऐसा करो, आप कुछ मत करो, नमक युक्त क्षार और क्षार युक्त आप कोई भी, हम मैंने, अब जैसे आप अपने उसमें बैठे हैं, आपको कुछ नहीं मिला, तो आपके दिमाग में तो पूरी संप्राप्ति है, आपने कुछ नहीं किया, उसने कहा ऐसा करो त्रिफला के अंदर नमक डाल के और आप जो है इसको यूज करो। आपने नमक, बोले नमक कौन सा, आपने उठा के सेंधा नमक अपने पास से दे दिया, बोले 1 चम्मच त्रिफला लेना और इसमें 500 mg यानी कि 2 चने के दाने के बराबर इसमें ये नमक मिला देना और गर्म पानी से सुबह शाम खाना, जाओ आप ठीक हो जाओ। अगर उसको और कोई विकृति लग रही है तो आपके पास बहुत चीजें हैं, बहुत सी चीजें आती हैं, नारायण चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, शिवा क्षार पाचन चूर्ण है, आम्बतारी रस है, अजमोदादी चूर्ण है, या ये सब आम पाचक जो होते हैं, चित्रकारी बटी है, आम पाचक और कफ पाचक औषधि है, ये सब आपने दे दी, आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा, अब वो कहता है कि ना तो मुझे चूर्ण से होता है ना मुझे दूध से होता है, अब क्या करें। यहां पर सोचने की जरूरत है कि ना तो मुझे चूर्ण से हो रहा है और ना मुझे दूध से हो रहा है, तब क्या करें। तब वहां पर सीधे संप्राप्ति बनाओ कि इसकी जो द्वितीय अवस्था पाक है, जो हमारा अम्ल है, तब उसे हिस्ट्री लो आप कि कहीं आपको अम्ल तो नहीं बनता है। तब पेशेंट अपनी पूरी हिस्ट्री बताएगा कि मुझे तेजाब बनता है। आप सीधे सीधे समझ जाओ कि इसकी द्वितीय अवस्था पाक है, वही गड़बड़ है। आपने शुरू शुरू में उससे कहा ठीक है आप हो जाएंगे, आप अम्ल पित्त का इलाज मत करिएगा, क्योंकि आप अम्ल पित्त का इलाज तो बहुत पहले से कराता आ रहा है, और आपके पास तो तब आया है जब उसने ढेरों भर पेंटोप्रासोल और एसीडोन और पता नहीं कौन सी ऐसी लॉग और ये लॉग और पता नहीं कौन सी लॉग लॉग आती हैं, वो जो है वो आप इतनी खाइए कि आपके पास जो मेडिसिन होगी वो भी कम पड़ जाएगी। और इतने मरीजों को दिखा के आया है कि जिसका कोई जवाब नहीं, लेकिन उसकी एक ही कंप्लेंट रहती है, जो भी खाता हूँ तेजाब बन जाता है। और तब आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि इसको पित्त जना है, और पित्त जना को सबसे पहले तोड़ने के लिए महासुदर्शन चूर्ण लें। महासुदर्शन चूर्ण जैसे ही आप उसको खिलाएंगे, वैसे ही उसका मोशन ठीक होना शुरू हो जाएगा, और जब मोशन ठीक होना शुरू हो जाएगा, यानी कि मल वहां से क्रॉस करना शुरू कर देगा, तब वहां जो अम्ल पित्त की आधी संप्राप्ति वहीं खत्म हो जाएगी, यानी कि उसकी संप्राप्ति भंग हो जाएगी। फिर आप अपने चिकित्सा सिद्धांत को चेंज करें, आप महासुदर्शन चूर्ण को कंटिन्यू रखें और अम्ल पित्त की चिकित्सा का मतलब कहना चाहिए शुरू अपना एक उसको त्रिपत्र बना के दें कि अब हम आपकी अम्ल पित्त का जो मूल रोग है उसको हम समाप्त करेंगे, तब आपके जाके ये रोग ठीक होगा। तो इतना सब कुछ अब मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी आप सब लोग जिज्ञासु हैं, सभी लोग जानते हैं। अगर कोई प्रश्न मेरे लायक है तो मैं जवाब दे सकता हूँ तो मैं दूंगा। अब प्रश्न उत्तर काल जो है वो अ, अगर हो जाए तो ठीक है।
हेलो। जी। हेलो, हाँ नमस्कार सर। सबसे पहले तो थैंक यू जी। सर इतना बढ़िया बताने के लिए। सर एक प्रश्न था, जैसे आपने बताया ये जो तृतीय अवस्था पाक में हम एरंड तेल दे रहे हैं, इसकी मात्रा धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो सर जो फर्स्ट अवस्था पाक जी। वाला जो आपने बताया इसमें चूर्ण से हो रहा है, तो इसमें मेडिसिन का इसमें भी यही क्रम करना है, धीरे धीरे कम? हाँ, मेडिसिन को भी कम करना है। देखिए, हमको किसी भी पेशेंट को मेडिसिन पर रखना ही नहीं है। उसको हमको एक काउंसलिंग करनी है कि आप 10 दिन के बाद आइएगा, फिर आप 15 दिन के बाद आइएगा, फिर आपको बोल दीजिएगा घूम जाया करिएगा, 10-20 दिन के बाद मुझे बताते रहिएगा कि कोई ये रोग आपका 2-3 महीने में ठीक होगा। ठीक है? आप इसको हल्के में अब तक ले रहे थे, लेना मत, फायदा हो गया है, तो आप इसको ठीक रूप से ठीक इलाज करिए, वरना फिर ही उस स्थिति में पहुंच जाओगे। आपका मकसद क्या रहेगा कि पेशेंट की किसी भी तरह से ये जो मैं त्रिफला ही चूर्ण दे रहा हूँ वो भी ना खाए। ओके, तो सर और इसकी मात्रा धीरे धीरे कम करनी है, जैसे हमने एरंड कम करा था वैसे इसमें भी धीरे जी। धीरे कम करते जाए इसके लक्षणों के आधार पर। हाँ, आप सीधे उसको 5 ग्राम से शुरू करें, और 5 ग्राम से शुरू करके फिर उसको आधे ग्राम पे 1 ग्राम पे लाकर रोक कर बंद कर दें। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। हेलो सर, मैं डॉक्टर अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ लखनऊ से सर। हाँ सत्यान जी नमस्कार। सर जी नमस्कार। सर मेरे 3-4 क्वेश्चन है, मैं पूछूंगा। एक तो आपने बोला सर जी हमारा जी आपका जी देखिए जी हमेशा इंटरेक्शन होता रहता है और सबके लिए फायदेमंद रहेगा। देखिए आपने यहाँ पे मधुर अवस्था पाक और अम्ल अवस्था पाक ही पे रखा, कटु अवस्था पाक पे नहीं लाए आप अभी तक। सर मेरा एक क्वेश्चन था। और दूसरा, आपने वायु का निर्माण पित्त धरा कला में मधुर अम्ल अवस्था पाक में ही ज्यादातर आपने बोला है, तो आप कटु अवस्था पाक में सर नहीं, आप कुछ भी नहीं टच तक भी नहीं किया। और जब आपने आम का जो है तीसरा क्वेश्चन और मेरा सुन लीजिए, फिर सबका आंसर दीजिएगा। मेरा ख्याल है गुरुजी हाँ ये आप हाँ सर। कर गए। मैंने वहां पर उद्दीकरण का नाम लिया है। वहां पर जब HCl गृहिणी में जाएगा तो वहां पर उद्दीकरण करेगा। उद्दीकरण करना वहां पर वायु जब अवरोध होगा, मतलब कहना चाहिए वहां पर वायु का और पित्त का उद्दीकरण हो रहा है। उद्दीकरण का मतलब ये हुआ कि वहां पर वो प्रोसेस के लिए तैयार हो कि भोजन आ रहा है और उसमें ऑलरेडी पहले से ही HCl है जो उसको उद्दीकरण करेगा। लेकिन वायु का जो कटु विपाक है वो तो पक्वाशय में मैं पहले ही बता चुका हूं कि कटु विपाक होने के बाद ही जो वहां का किट्ट भाग है वो 3 भागों में विभक्त हो रहा है। 3 भागों में विभक्त होगा तभी तो पुरीष मूत्र और वात में, मतलब कहना चाहिए उसका विभाजन होगा। अगर वहां पर वो विभाजन नहीं सर, नहीं आपने होगा। जब शुरुआत की जैसे वैसे आपने पहले जैसे बोधक कप में आपने बोला है कि जो है चबा के नहीं खाना, नहीं तो क्लीदर कप का काम बंद कम हो जाएगा। फिर आप उसमें यस। मधुर अवस्था पाक से आप अम्ल अवस्था पाक में उतरे, अब अवस्था पाक में ही आपने वायु का निर्माण बता दिया। और फिर उसके नहीं बाद आप उसमें पकाशय में गए नहीं तो वहां पे आपने कफ, नहीं आम और मैंने कफ वहां, को जो है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, मैंने वहां पर वायु का निर्माण बताया ही नहीं है। मैंने वहां पर वायु के उदीकरण की बात की। समान वायु वहां उदीकरण होगी और पित्त जो हमारे जो पित्त का एक ग्रुप है, जो अग्नाशय का ग्रुप है वो समान चाहे वायु नहीं, वो, समान समान। अच्छा, हाँ बोलिए। हाँ जो वहां पर पित्त है वो पित्त का उदीकरण होगा, वहां समान वायु का उदीकरण होगा, ताकि वो जो हमारी द्वितीय अवस्था पाक है उस समान वायु का काम है कि किट्ट को, वो सॉरी मल को और सार भाग को, इन दोनों को अलग करेगी ना वो। हाँ, तो आपने ये तो बोला, सही बोला कि आपने किट में ही रखा है इसको, अभी मल का नाम नहीं दिया। ठीक है सर। नहीं मल, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अब देखिए अब मैं आपको दोबारा से समझा। जब मल भाग वहां से बन गया तो मल जो है पक्वाशय के अंदर प्रवेश किया। पक्वाशय के अंदर जब प्रवेश किया तो वहां पर उसको पक्वाशय में जैसे ही आया, वैसे ही वहां पर जो है वो वायु जो है, जो वायु पुरुष धरा कला के अंदर है, वो जैसे ही उसके संपर्क में आई उसने क्या काम किया, उस मल से उस जो मज्जा स्नेह है और जो जलियांश है उसको सोखा और किट्ट रूप में बना दिया। अब जो वायु बनी वो वायु अधोगत वायु रूप से पास हो गई, लेकिन अब भी अपान वायु का निर्माण नहीं हुआ। जब वो किट्ट रूप पुरीष धर कला के संपर्क में आया तब पुरीष धर कला ने उस किट्ट भाग को पुरीष मल और बाद जो कि अपान वायु कहलाती है उसका निर्माण किया। हाँ, वही अभी आपने हमारी मज्जा कटुवस्था इसने है। बोला, मज्जा इसने अम्ल अवस्था पाक में आपने मज्जा इसने का भी बोला, मज्जा इसने का कैसे वहां पर निर्माण हुआ? मैंने नहीं बोला है, आप वीडियो को दोबारा से सुन ले। मैंने ये नहीं बोला, नहीं बोला है मज्जा इसने मैंने। के आप बारे में वीडियो आपने मज्जा इसने ये बोला ना सर?
फिर मैं बोल रहा हूँ आपसे, मैंने नहीं बोला है, आप माना करें थोड़ा सा। मैं जब बोल रहा हूँ मेरी एक, जी जी ठीक है सर। एक आम के बारे में थोड़ा वो जानना चाह रहा हूँ, जैसे पकवाशे में आम जो बना, आपने बोला धात्वाग्नि दूषित हुई तो आम बना, सर इसके बारे में भी जानना चाह रहा हूँ कि आपका आम का तो यह है अमाशय में ही से मंदाग्नि के कारण आम का निवारण, इसीलिए आम विष कहते हैं, वो पूरे शरीर में संचारित होता है। अब आपने देखिए कहा आम की वजह से मंदाग्नि दूषित होने की वजह से आम बना। अब वहां पर 3 अवस्थाएं, जो 4 अवस्थाएं कही गई हैं, आमा जीर्ण की 4 अवस्थाएं कही गई हैं, आमा जीर्ण, विदग्धा जीर्ण, फिर आखिर में रस शेषा जीर्ण। यहाँ पर रस शेषा जीर्ण मुख्य रूप से काम करता है कि रस अगर शेषा जीर्ण है तो उससे वो उसकी मात्रा अगर बढ़ रही है तो वो आम की ही उत्पत्ति करेगा। रस शेषा जीर्ण अपने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रस शेषा जीर्ण किसी भी अवस्था में, अम्ल पाक की, मधुर पाक की या कटु पाक की, तीनों अवस्थाओं में उसी रूप से काम करेगा जैसे कि, और यहां तक कि रस शेषा जीर्ण धातुओं में जाके भी अम्ल पाक मतलब आम को जन्म देता है। तो आम एक चीज नहीं है, आम उस धातु के समान पोषक तत्व जो धातु से उनका निर्माण हो रहा है वो अगर अपक्व रूप से रह गई और धातु अग्नियों ने अंदर जाकर उनको पकाया, लेकिन जो आम पक्वाशय के अंदर बना हुआ है, जो आम मतलब कहना चाहिए, एक छोटी सी भाषा बता देता हूं कि डाइजेशन की जो परिभाषा एलोपैथ के अंदर दी है उसके तरह से थोड़ा सा समझ लीजिए कि फूड, द मेजर पार्टिकल ऑफ फूड इज ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलेस्ट पार्टिकल in with different type of enzymes, help of the enzymes is called digestion। अब वो डाइजेशन की दोनों जो परिभाषाएं हैं वो इंटरनली नहीं है, इंटरनल भी दे दी और उन्होंने एक्सटर्नल भी दी। आयुर्वेद में भी यही कहा कि धातु अग्नि फिर उन दोनों को पाक करती है, और पाक करने के बाद फिर भामल प्राप्त होता है, और हो सकता है कि वहां से उस धातु का वो आम की उत्पत्ति करे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि रस से कफ की उत्पत्ति होगी, रस से आम की भी उत्पत्ति हो सकती है, शर्त यह है कि वो पक्व है या अपक्व है। जी ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो हेलो सर। जी सर आपने बताया था कि आम जो है वो सर पक्वाशय में अवशोषित नहीं होता है, तो सर वो बॉडी में से प्रसरित कैसे होगा? हाँ, मैं यही चीज है, बॉडी में वो प्रसरित होता ही नहीं है, क्योंकि आम बना, देखिए अब मैंने कच्चा मटेरियल ले लिया, ठीक है, आप मान के चलो मैंने कच्चा मटेरियल लिया, कच्चा मटेरियल लेने के बाद मैंने यहाँ से उसको रॉ मटेरियल बढ़िया तरह से तैयार करके नहीं भेजा, उसमें कुछ अशुद्धियां छोड़ दी, ठीक है, आप समझने की कोशिश करें। कुछ अशुद्धियां छोड़ने के बाद जब मैंने उसे दूसरे प्लांट में, मतलब फैक्ट्री के दूसरे प्लांट में कहा कि अब इसकी आप गोलियां बनाइए, ठीक है, या गोलियां बनाइए, ये जो भी चीज बनाए वो बनाए, मैंने आपको रॉ मटेरियल से बनाने के लिए, कच्चा मटेरियल से बनाने के लिए जो मैंने तैयार किया है उससे आप सीधे सीधे आप किसी प्रोडक्ट को आप बना सकते हैं, ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। उन्होंने जब वो उस यूनिट के अंदर भेजा तो वहां के यूनिट के जो वहां का जो यूनिट का मैनेजर था उसको शक हुआ कि इसमें मुझे अशुद्धि लग रही है। देखिए जो आम था, जो चीज इम्प्योर थी वो उसने निकाल के पहले अपनी जो यूनिट में उसको निकाल के फेंक दिया, लेकिन सही रूप से उसको नहीं फेंका, लेकिन उसने पेपर वर्क में सबको दिखा के ये भेज दिया कि मैंने पूरी तरह से शुद्ध कर दिया है, आप दूसरी यूनिट के अंदर ले जाओ और अब इससे जो प्रोडक्ट बनाना है वो फाइनल प्रोडक्ट बनाओ। जब वो अंदर पहुंचा बॉडी के अंदर, कौन अंदर पहुंच रहा है? वो पार्ट अंदर पहुंच रहा है जिससे फाइनल प्रोडक्ट बनना है, वो पार्ट नहीं पहुंच रहा है जो कि हमने विष रूप में या आम रूप में पक्वाशय में छोड़ दिया, वो उसने उठा के अपने कूड़े करकट जो भी है जहां डाल दिया ले जाके, वो संतुष्ट हो गया कि मैंने पूरी तरह से जो है इसको बिल्कुल पक्का करके तब मैंने यूनिट को दिया है। वहां के मैनेजर को शक हो गया और उसने कहा इसको दोबारा से शुद्धिकरण करके देखो कि कहीं इसमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है। जब वहां पर पाया तो उसमें थोड़ी सी उसने उसी के सादृश इम्प्योरिटीज पाई और वहां के वर्कर से कहा अब इसको और ढंग से मतलब कहना चाहिए प्योर करो। तो सवाल इस बात का है जो इम्प्योरिटी वहां पर शरीर में पहुंची वही तो आम है, उसी के सदृश तो है। तो सर इसका मतलब है आपने बोला कि पक्वाशय में आम जो है उससे पूरे शरीर की जो है आम की दूषित हो रहा है, पूरे शरीर की धातुएं, आपका मतलब यह है कि जो है कुछ बाहर निकाल दिया गया और कुछ जो है आपके पूरे शरीर में घूम के वो शरीर को दूषित कर रहा है, ऐसा मतलब है आपका? जी हाँ,
लेकिन वो वहां पर बनना है दोबारा से, उसकी प्रोसेसिंग दोबारा से हाँ, हो रही है। अभी आपने ये भी बोला कि वहां पे शोषण हो रहा है, और अभी आपने बोला वहां पे जैसे अंग्रेजी एलोपैथिक वालों में की तरह बोला, वहां के एलोपैथिक में 2 ही अवस्थाओं में ही हुआ, और आयुर्वेद में 3 अवस्था पाक भी है, और वहां पे भी पाक हो रहा है, मतलब मल का भी अग्नि पाक हो रहा है। तो जो पाक हो रहा है तो उसकी वजह से आम बन रहा है। तो आपने केवल पक्वाशय में ही जो है आम की संचिति बताई, आपने अमाशय को टच नहीं किया कि अमाशय में आम की संचिति नहीं है। आप थोड़ा सा समझिए, मैंने वहां पर ये कहा है कि जब वहां पर जो हमारा प्रसाद भाग है और जो हमारा मल भाग है, वो दोनों जब ग्रहणी से पास हुए अलग अलग होके, तब बॉडी ने जो हमारा सार भाग था वो अवशोषित कर लिया, यही तो कहा। ये सर। उसके बाद फिर मल भाग नीचे चला गया। जी। जब वो मल भाग नीचे चला गया तो जो सार भाग गया है उसके अंदर अगर इम्प्योरिटी धातु अग्नि ने देख ली तो क्या वो उसका पाक नहीं करेंगी? यस सर। सार, अगर सार है तो उसमें आम कैसे कहेंगे आप? वो सार है, वो तो वैसे ही साफ है, तो उसमें आम कैसे बना? ये चीज, तभी तो मैं कह रहा हूं कि ये चीज जो है वो है 3 अवस्थाएं पाक हैं, उसमें ही डिस्टर्बेंस है ना कहीं कहीं। रोग तो तभी उत्पन्न हो रहा है, ठीक तो हम उसी को करेंगे ना। अगर वो सार भाग अंदर ही चला जाएगा तो आदमी स्वस्थ ही नहीं रहेगा, पूरा ही सार भाग अंदर जाएगा तो आम का मतलब। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, तो आम कहाँ बना? धातुगत आम की बात कर रहे हैं। धातुगत आम है भाई। आप देखिए अभी आप जठराग्नि पे नहीं आए, आप धात्वाग्नि लेवल पे ले गए सर, है ना? मैं जठराग्नि के बोलूँ, आपको जठराग्नि से पहले पता होना चाहिए। मैं जठराग्नि का नाम लूंगा तो आप बोलोगे किताब से पढ़ा रहे हो। मैं क्यों बोलूंगा जठराग्नि? मैंने तो कहा है कि जठराग्नि जो ग्रुप ऑफ द एंजाइम्स, ठीक है, उसमें पित्तरी हो सकता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सब कुछ हो सकता है। ये पहले से ही हम सब लोग जानते हैं। अब मैं पहली क्लास से शुरू करूं तो मेरे इस जो वक्तव्य है ना, वो लोग यही कहेंगे कि अरे कहाँ है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी मुझसे यही कहेगा कहाँ ये किताब लेके बैठ गए। मेरे को पता है कि वो सब ये जानते हैं कि जठराग्नि क्या है, लेकिन जो मेन चीज है कि कहाँ से उद्दीपन हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम भोजन को इतना क्यों चबा रहे हैं, हम पानी क्यों इतना पी रहे हैं। जबरदस्ती 5 लीटर पानी पीना अच्छी बात नहीं है। इसलिए आयुर्वेद ने कहा है कि उतना ही पीना चाहिए जितना बॉडी मांगे। और इसलिए ही कहा है कि 7 रोग, कल जो मैंने आपको, खैर उस ग्रुप में डिस्कस करेंगे, जो माइकोमिकोसिस का है वो वही है कि अधिक पानी पीने से कफ बढ़ता है, कफ बढ़ेगा तो आपको माइकोमाइकोसिस होगी। वो 7 रोग ऐसे हैं, इनसे बचे रहो, और अगर ये हैं तो इन पे कंट्रोल करो। सर आईसीयू में पेशेंट कहाँ ज्यादा पानी पीता है? उनको तो सबको माइकोसिस हो रही है जो पेटनीसॉल लंबे समय तक ले रहे हैं। ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना कि आईसीयू में अगर नहीं जा रहा है तो ऑक्सीजन तो जा रही है ना, ऑक्सीजन तो जा रही है वहां पर। अब मैं थोड़ी सी मॉडर्न साइंस में आ जाऊं तो HCO3 तो बनना है ना, या वो भी नहीं बनना शरीर के अंदर, और ऑक्सीजन हमने भेज दी, अब क्या बन गया अंदर जाके? अब केमिकल रिएक्शन पे आ जाओ। तो सर थोड़ा लंबा टॉपिक है सर, सर एक दिन अकेले में बैठते हैं तो पूरा डिस्कशन करते हैं। इसलिए तो अब वहां पर क्या है, HCO3 आयन बन रहे हैं और हमने ऑक्सीजन दे रहे हैं, उससे वाटर बनना है बॉडी के अंदर सीधे सीधे। और जब वाटर बनना है तो इंटरेक्शन से सबको बड़ा भला होता है सर, इसीलिए आपके संग में मजा आता है सर इंटरेक्शन करने में। जी जी, उसमें है क्या ना, उसमें है क्या ना सक्सेना जी, जो भी हम लोग ना शुरू से कोई भी चीज करेंगे तो हमको ये लगेगा, हमारे स्टूडेंट को भी ये लगेगा, हमारे जो प्रोफेसर है उनको ये लगेगा कहाँ यार लेके बैठ गया ये है, मतलब कहाँ पर डॉक्टर बैठ गया। जाना चाहिए सबके लिए, जो है सबके सामने पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए, गुड इंटरेक्शन होना चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट पे होना चाहिए, ये सबके लिए फायदेमंद है सर। आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है और उससे दूसरे को भी एक रिवीजन मिल गया, तो हो सकता है बिल्कुल दिमाग वो कंफ्यूजन है तो वो भी दूर हो गया। जी नमस्कार सर। जी जी सर मुझे पूछना था, जैसे पक्व और अपक्व आम बन रहा है तो फिर हम उसके लिए दोनों के लिए अलग अलग चिकित्सा देंगे कि एरंड तेल से ही हो जाएगा? देखिए ऐसा है ना, सबसे पहले हम कहते हैं ना आम का पाचन करो, तो हमारी दृष्टि ये होती है कि जो सबसे पहले हम अपान वायु का अनुलोम करें। तो कहीं भी आचार्यों ने किसी भी डिजीज को सबसे पहले
यही पर जोर दिया है कि आम पाचन, दीपन पाचन करने के बाद आप वायु का अनुलोमन करें। ये 3 स्टेज है। सबसे पहले किसी भी डिजीज के अंदर चले जाइए आप, हम लोग करते हैं। तो वहां पर क्या है, दीपन पाचन करने का मतलब ये है कि हम अपने जो तीनों अवस्था पाक है उनको ठीक कर रहे हैं, और जो आम बना हुआ है जिसके कारण हमारी पूरी इस धरा कला के अंदर जो वायु का, तो अपान वायु का, जो अपान वायु का उद्दीकर मतलब अपान वायु का जो वैकल्पिक रूप है, जो कम या ज्यादा हो रही है, वहां पर वो शाम हो जाएगी। तो धातुगत जो आम है, वो धातुगत आम जब वहां से हमारा पूरा प्योर भाग, सार भाग चला जाएगा अंदर, तो हमारी धातुएं जो पुष्ट होती चली जाएंगी, और जब धातुएं पुष्ट होती चली जाएंगी तो जो आम का बल है वो कम हो जाएगा, और अग्नि जो हमारी स्वयं की अग्नि होगी, वो अग्नि आम का पाचन कर देगी और मरीज हमारा ठीक हो। थैंक यू सर। सर जी हाँ सर, एक केस है कि वो हमारा होता है ना, एग गैंग्लियोनिक होता है हस्प्रिंग डिजीज, जिसमें हमारे गैंग्लियंस जो है डेवलप नहीं होते। उसकी वजह से भी सर वो सिम्टम्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं अनाहा वाले और आदमान वाले ही होते हैं, और उसको उदावरत, क्योंकि उसको स्टूल तो पास होता नहीं है। तो उसको इस चीज में कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न में तो उसका रिसेक्शन कर देते हैं, निकाल देते हैं, पर वो कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि उसमें भी कई दिक्कतें होती हैं, जैसे हमें तो पता चलता है कि, तो सर हम उसको आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? लिम्फोमा सर एग गैंग्लियोनिक होता है सर, वो अभी बताता हूँ सर। मेगाकोलोन, एग गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन, जिसमें वो हमारे वो पेरिस्टाल्सिस होगी नहीं, और उसके बाद हमारा जो कोलोन है वो फूल जाएगा। ठीक है, आपका प्रश्न सही है। मेगा कोलन का मतलब ही समझा देता हूँ। देखिए, जहां मेगा आता है, शब्द आता है, जैसे कि कार्डियोमेगैली, ठीक है, आप समझते चले जाइए। कार्डियोमेगैली, कहीं पर किसी भी चीज का, वहां वायु के 3 गुण एक साथ बढ़ते हैं। 3 गुण का मतलब वायु का रूक्ष्म गुण बढ़ेगा, वायु का सूक्ष्म गुण बढ़ेगा, और वायु का आयाम का एक गुण होता है वो बढ़ेगा। आयाम का मतलब समझते हैं, किसी भी चीज को फैला देना। फैलाएगी कब? वायु जब तक अपने रूक्ष्म और सूक्ष्म गुण से उस मेम्ब्रेन के अंदर, उस पूरी उस धरा के अंदर, उस मसल्स के अंदर घुसकर वहां पर धातु क्षय नहीं करेगी, तब तक वहां पर वो उसके आयाम को, आयाम का मतलब उसको फैलाव उत्पन्न नहीं कर सकती। मेगा कोलन का मतलब यह है कि अंदर से जो आयाम है उसका वो बढ़ गया है। आयाम जब बढ़ेगा तो वहां पर क्या होगा कि वायु वहां धातु आत्मक क्षय रोग की उत्पन्न नहीं कर रही है। हमको वहां पर जो चिकित्सा करनी है ना, वो सीधे सीधे धातु क्षय की चिकित्सा करनी है, ना कि मेगा कोलन की चिकित्सा करनी है। आप धातु क्षय की चिकित्सा करें, मांस रस का प्रयोग करें, बस्ती दें, क्षीर बस्ती दें, दुग्ध बस्ती दें, मांस रस की बस्ती दें, तो मेगा कोलन वहां पर आराम से, क्योंकि वहां पर क्षय हो रहा है, और जब क्षय हो रहा है तो आयाम हो रहा है। इसलिए कैसे कार्डियोमेगैली है, कार्डियोमेगैली में बयान वायु प्रकोपित होकर हार्ट की मसल्स के अंदर घुसकर वहां पर क्षयात्मक प्रक्रियाएं शुरू करके हार्ट के जो आयाम है अंदर के, जो उसकी कैविटी है, उसको बढ़ा देती है। तब वहां पर हम बयान वायु को शांत करते हैं। बयान वायु को उन 3 लक्षणों को शांत करते हैं। ब्लड प्रेशर कहते हैं ना, ब्लड प्रेशर को, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर आयुर्वेद में सीधे सीधे सिद्धांत है कि अम्ल पित्त की कहीं ना कहीं संप्राप्ति रही है, तब उसको ब्लड प्रेशर रहा है। अब वो ऊर्ध्वगत अम्ल पित्त रहा है उसे, या अधोगति अम्ल पित्त रहा है, या अना रहा है, या उदावर्त रहा है, इन 5-6 चीजों से ही उसको ये ब्लड प्रेशर की उत्पत्ति हुई है। और हम 5-6 चीजों का लगातार उसका क्रमबद्ध तरीके से अगर इलाज करते चले जाएंगे, तभी आयुर्वेद में हाइपरटेंशन को क्योर कहा गया है कि ये क्योर है। हाँ, तो हमारे बाबा जी ने कह नहीं दिया, पहले तुम बता दो तो हाइपरटेंशन का इलाज क्या है। जी सर, थैंक यू सर।